and how the elements were arranged in the modern periodic table based on the increasing atomic number. ये जरूरी याद होना चाहिए। तो हम किसको डोमिनेंस देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेंस देते हैं रेदर देन द व्हाट शेल नंबर। सो रिमेंबर दिस, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। ग्रुप नंबर तुम्हें एक चीज बताता था, याद है क्या बताता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो गई, और वैलेंसी 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? 1 हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। माई सेल्फ आस्था ध्यानी, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज इस ग्रेड 10th के सेशन में हम जो करने वाले हैं वो है कंप्लीट केमिस्ट्री इन जस्ट 2 आवर्स। देखो यार, इसमें ये तो नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाऊंगी, तो जिसको रिवीजन करना है वो जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि इसमें मैंने A to Z सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करे हैं जो हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। सो हम करेंगे अब कंप्लीट केमिस्ट्री इन जस्ट 2 आवर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक देखो यार, अगर एग्जाम से पहले हमें एक सेशन मिल जाए जिसमें हमें सारा का सारा कंटेंट हमें एक बारी में डिलीवर कर दे तो कितनी अच्छी बात है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू टुडे, दैट इज कंप्लीट केमिस्ट्री इन जस्ट 2 आवर्स। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है और उस अकॉर्डिंग उस पर फोकस करेंगे। दैट्स इट। देखो, अब पहले देखते हैं वेटेज का कुछ चार्ट देखते हैं यार। आइडिया तो सबको है ना किससे कितने कितने चैप्टर्स आते हैं, राइट? देखो चैप्टर 1 है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, किससे आने वाला है? सबको पता है, पीरियोडिक ट्रेंड से आने वाला है। पीरियोडिक ट्रेंड अलॉन्ग विद देयर रीजन आपको पता होना चाहिए। 5 to 7 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नाउ चैप्टर अगर बात करें किसकी, हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 2 हमारे पास क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। देन वी हैव मोल कॉन्सेप्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स की वेटेज देखो बस। इलेक्ट्रोलिसिस देखो यार, ये सब जो है ना टॉपिक, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव मेटलर्जी। मेटलर्जी की तो जान ही एक चीज है, आपको पता है क्या? बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज हेल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारे पास अमोनिया, पढ़ेंगे हम। मतलब बेसिकली जो ये अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हैं, वो सब स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर आ जाता है। सो इन चारों चैप्टर को मिलाकर 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान है किसके? आईसीएससी एग्जाम की। पक्का है कि 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आएगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है? स्ट्रक्चर बनाने को पूछेगा, कभी बोलेगा स्ट्रक्चर दे रखा है, चलो हाइपेक नेमिंग बताओ, बस यही क्वेश्चन तो पूछेगा। हमें इन्हीं सबको फटाफट 2 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है? कंप्लीट। दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। पहला चैप्टर था हमारे पास पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था बस एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या ध्यान रखना है? पीरियोडिक ट्रेंड्स और उनकी रीजनिंग भी। ऐसा होता है क्यों? देखो, फर्स्ट चीज है स्ट्रक्चर। पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर की बात करें, अब आईसीएससी जो है वो अर्ली क्लासिफिकेशन पे फोकस नहीं करता, वो मॉडर्न टेबल पे फोकस करता है। ठीक है, तो आपको मॉडर्न टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मॉडर्न टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं आपके पास? पीरियड्स होते हैं। अब नाउ ग्रुप यू नो इट इज अ वर्टिकल कॉलम, और पीरियड की बात करेंगे तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रो। सो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। एंड हाउ द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये जरूरी याद होना चाहिए। नाउ इसमें एक और चीज अगर मैं बोलूं अपनी तरफ से, तो दैट इज पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ पता होना चाहिए। क्या था पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? दैट the elements properties, now properties can be physical and chemical properties, are going to repeat themselves, or you can say are a periodic function of their atomic numbers. That means on increasing with the atomic number हमारे पास properties भी repeat करेंगी. Now across the period and down the group अब हम वो properties के बारे में बात करेंगे. So मेरी जो ट्रिक थी वो कोई भूला तो नहीं है ना. हमारे पास ट्रिक्स में क्या है, across a period और down the group. बस दो प्रॉपर्टीज है जिनको आपको फिक्स करना है, वो है एटॉमिक
एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर। एटॉमिक साइज सबसे ऊपर, मेटालिक कैरेक्टर सबसे नीचे, उसके बीच में जो प्रॉपर्टीज तुम्हें देखनी है वो सब अंदर डीच में डालो। क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब कुछ किसके बीच में पढ़ना चाहिए? एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो जब अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो फॉलो करोगे डीआईडी। डीआईडी का मतलब क्या है? डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर करेगा डिक्रीज, बाकी सब करेगा इंक्रीज। कितना आसान कर दिया मैंने तुम्हारा टॉपिक यार, कितना आसान। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर किसी को ट्रिक याद नहीं है, कुछ नहीं करना, पेपर में जाते ही जैसे ही आंसर शीट मिलेगी पीछे क्या लिख दोगे? रूल। अक्रॉस द पीरियड फॉलो करना है डीआईडी, बस एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर करेगा डिक्रीज बाकी सब इंक्रीज। अब एक और चीज पे फोकस रखना, रीजन पे फोकस रखना। क्या? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड जो ट्रेंड फॉलो होता है ये होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम किसको डोमिनेंस देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेंस देते हैं रेदर देन द व्हाट? शेल नंबर। सो रिमेंबर दिस, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, फिर से फिक्स करो किसको? एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर। अब आपके पास क्या आएगा? आई डी आई, मतलब एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, बाकी सब डिक्रीज। अब डाउन द ग्रुप में जो डोमिनेट करेगा वो न्यूक्लियर चार्ज नहीं, वो होगा नंबर ऑफ शेल, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है इसलिए एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही बस याद रखना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, यही सब लिखा है यहाँ पे। तो क्या खराबी है? अक्रॉस द पीरियड याद रखो डीआईडी, राइट। यहाँ पे एटॉमिक साइज को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर को फिक्स कर दिया। अब अगर ग्रुप की बात करूं तो आप फॉलो कर लो आईडीआई, बस सिंपल, कुछ भी नहीं लगाना है इन चीजों में, राइट। नाउ पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है इस सवाल में कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। हर एक चीज का रीजन जरूरी है। कॉज क्या है? रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो न्यूट्रल एटम है तो उनके इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेम है। सो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। और सेकंड चीज बस ये पीरियोडिक ट्रेंड्स, दैट्स इट। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में इतना ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ अब है हमारे पास एल्किली मैटर और हेलोजन्स के बीच का क्या? डिफरेंशिएशन, जो कि हमने करा है। मैंने जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो हमने वहां पे करा है। एल्किली मेटल्स कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप नंबर 1 और यू कैन से फर्स्ट ए। हेलोजन होता है ग्रुप नंबर 7th ए और यू कैन से ग्रुप नंबर 17 और यहाँ पे आएगा ग्रुप नंबर 1, राइट। देखो ग्रुप नंबर तुम्हें एक चीज बताता था, याद है क्या बताता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो गई, और वैलेंसी 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? 1 हो गए। नाउ दे आर सॉफ्ट मेटल्स, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। नाउ दे फॉर्म कैटायन, क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तो वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाएंगे। मेटालिक कैरेक्टर मतलब उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना बहुत आसान है। सो दे फॉर्म +1 कैटायन, यू कैन से कैटायन। क्यों? कैटायन कब आता है? जब पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट हो। नाउ रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी? जितनी फास्टली वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। वो कैसे करेंगे? डाउन द ग्रुप करेंगे। नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप नंबर 1 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन बहुत सिंपल है यार, ग्रुप नंबर 17 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास कितने होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नॉन मेटल्स होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो ब्रोमीन होता है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर। नाउ इट कैन फॉर्म एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बस दैट्स इट। देन रिएक्टिविटी की बात करते हैं यार। देखो डाउन द ग्रुप की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। क्यों? अगर आप देखो तो अगर आपके पास डाउन द ग्रुप जाओगे तो शेल नंबर बढ़ेगा। शेल नंबर बढ़ने का मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? धीरे धीरे। अगर कंपैरेटिव में देखो तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ने
डिस्टेंस बढ़ने की वजह से नाउ जो न्यूक्लियस को खींचना था ना इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करेगा, इतना आसानी से नहीं खींच पाएगा। और ड्यू टू दैट जब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी डाउन द ग्रुप। नाउ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो हमारे पास जो हेलोजन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो क्या करेंगे एजेंट तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ यू हैव द सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पता है। देखो यार, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और जो सबसे एक ना एक सवाल पक्का है क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आता है या तो अमोनियम आयन का आएगा NH4 पॉजिटिव, या तो बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, या तो आपके पास आएगा हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव। हर साल एक ना एक आता ही आता है, सो आपको हमेशा पता होना चाहिए इनका स्ट्रक्चर। सो केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, किसके, इनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यही इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो पहला है आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस। सो पहला है आयोनिक या तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है नाम में ही आयोनिक होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, किससे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। इसका मतलब ये बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ड्यू टू दिस क्या होगा, एक बनेगा कैटायन, एक बनेगा एनायन। और जब जब अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आएगा, क्योंकि अब इतनी अगर टाइटली वो बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जनरली वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। एंड देन कंडक्ट, दे कंडक्ट, अब वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मॉल्टन फॉर्म में भी और एक्वस स्टेट में भी, बट सॉलिड में नहीं करते। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि आयंस की पोजीशन इज फिक्स्ड इन द सॉलिड, सो दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की। देखो ये वो नहीं है जो बोले कि हाँ हमारा इलेक्ट्रॉन ले जा, ये करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किससे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग तब होगी जब दोनों ऐसे होंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन या तो ना देना चाहे या तो एक्सेप्ट ना करना चाहे। तो बिटवीन किसके बनता है, ये नॉन मेटल्स के बनता है, नॉन मेटल्स के। ऐसे नॉन मेटल्स जो ना तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लाइक कार्बन। कार्बन के पास क्या होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत टफ है, तो दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव, इसमें होता है वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कनेक्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई। नाउ यू हैव, जनरली ये होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट में क्या होता है, बनता है कार्बन से, इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बट क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। अब जम करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, किस पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। देखो यार कोऑर्डिनेट और यू कैन से डेटिव बॉन्ड, ये भी शेयरिंग है, ये भी शेयरिंग का दूसरा नाम है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। बट अब ये होगा कि शेयर जो करेगा वो एक ही एटम करेगा, वो क्या करेगा, एक ही एटम। शेयर्ड पेयर प्रोवाइडेड बाय 1 एटम ओनली, जैसे कि बोलो लोन पेयर, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो बनेगा दानी, और वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, लाइक NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। रिमेंबर कैसे, देखो अमोनिया की बात करेंगे तो NH3 है और उसके पास अपना एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जब इसके पास कभी H आता है विद अ पॉजिटिव साइन, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इस H को दे देता है, इस H को दे देता है। एंड ड्यू टू दिस बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, मान लो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था और अब इसने अपना लोन पेयर दिया, तो इसलिए ये बॉन्डिंग भी आ गई और इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव साइन। सो दिस इज NH4 पॉजिटिव। बट रिमेंबर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एरो दिखाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया दिखाना जरूरी है। बट इन रियलिटी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही काम करता है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आप बनाएंगे बिटवीन H2O
ठीक है, अब O पे थे लोन पेयर, राइट, O ने अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे दिया, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, ओके, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा पोलर होते हैं ये लोग। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्या होंगे, डिसॉल्व। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि बेंजीन, CCl4, जिनमें आपके पास क्या ना हो, आपके पास पोलैरिटी ना प्रेजेंट हो। नाउ प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको ड्रॉ करने हैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं लाइक दिस। यू हैव टू शो कि ये बॉन्ड बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है, और ये बॉन्ड बना है कि जब अमोनिया ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, हाइड्रोजन को। एरो लगाना मत भूलना, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, जो दे रहा है टुवर्ड्स किसके, जो एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ यू हैव द रिकैप अगेन। आयनिक की बात करें तो ट्रांसफर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कोवेलेंट में शेयरिंग है तो वीक या तो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। और कोऑर्डिनेट में क्या है, वन साइडेड शेयरिंग, एक ही इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम है जो राजा है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही अपने इलेक्ट्रॉन देगा। बस सिंपल। हमारे पास बॉन्डिंग का मतलब सिर्फ इन 3 बॉन्डिंग्स को पढ़ना है बेटा। या तो आपके पास आएगा कंपैरिजन, ठीक है, या तो आपके पास आएगा कंपैरिजन की आयनिक और कोवेलेंट में कंपैरिजन करो, या तो आएगा कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखो, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछता है। फिर उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके पास किसी का भी आ सकता है, जैसे कि H2O का आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सिखाया नहीं, आपको सब आता है, बस आपको एक क्विक रिकैप की जरूरत है जो कि हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। नाउ सी वी हैव एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट, हमारा चैप्टर नंबर 3। मैं फिर बोल रही हूं, दिस कंप्लीट केमिस्ट्री इन 2 आवर्स सेशन इज ओनली फॉर दोज जिन्होंने एक बार हमारी क्विक रिकैप सीरीज पढ़ी है, जिनको ओवरऑल पूरा आइडिया है कि है क्या, बस अब उनको एक ग्लिम्स चाहिए कि ओके मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम वहां से पढ़ेंगे, आप हमें बस वो बता दो। ये क्विक रिकैप सीरीज, नॉट क्विक रिकैप, बट ये कंप्लीट केमिस्ट्री इन 2 आवर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना सिलेबस भी ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं, और उनके लिए भी हो सकती है, बस ताकि जिनको नोट डाउन करना है कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब हमारे पास क्या है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। देखो एसिड बेसिस थ्योरी है इसमें, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। पीएच स्केल और इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्ट टाइप्स एंड प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन, सॉल्ट की रिएक्शन, ठीक है, तो आपको वो सब आना जरूरी है। फोकस करना पड़ेगा आपको केमिकल इक्वेशंस पे और ऑब्जर्वेशन क्या हुई उन पर, ठीक है। सो शुरू करते हैं। पहला है आर्रेनियस थ्योरी, मतलब एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देगा, जब हम उसको किस में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, बेस होता है जो उस प्रोटॉन को ले ले, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट किसी सेंस में होते हैं, लाइक फॉर द ओवरऑल नॉलेज, दैट इज व्हाई वी हैव एडेड दिस। अब पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल है एक ऐसी स्केल जो आपको बताएगी अच्छा सोल्यूशन कितना एसिडिक है, मतलब वो स्टार्ट होती है 0 से और एंड हो जाती है 14 पर। तो अगर मिड वे में जाऊं, मैं 7 में जाऊं, तो 7 क्या होता है, जब आपके पास जो भी सोल्यूशन दिया है वो कैसा हो, न्यूट्रल हो। सो अगर 7 से, अब 7 क्या है, न्यूट्रल, उससे कम हुई तो एसिडिक, उससे ज्यादा हुई तो बेसिक, और यू कैन से एल्केलाइन। बहुत सिंपल है यार। 7 की बात करेंगे, बीच की स्केल में न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन, अगर 7 से कम हुआ तो एसिडिक, 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक, और आप बोल सकते हैं एल्केलाइन। आपको बेसिक डिफरेंस तो याद है ना सबको, बेस और एल्केली के बीच में। एल्केली कौन सा होता है, एल्केली कौन सा होता है, जो OH नेगेटिव आयन देगा वो वाला बेस। बेस नॉर्मली वो भी होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। सो ध्यान रखना इन चीजों का। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का काम ही है H पॉजिटिव आयन को देना, तो जो जितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। वीक एसिड डिसोशिएट करेगा पार्शियली, लाइक CH3COH। सो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स में पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, लिटमस। लिटमस पेपर अगर मेरे पास मौजूद है तो रेड
किस में टर्न हो जाएगा, रेड में। अगर एसिडिक सोल्यूशन में डाला, अगर बेसिक सोल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू बन जाएगा, रेड लिटमस क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर होगा, पिंक हो जाता है कलर जब हम एसिड में डालते हैं। ये सब बातें याद होना आपको बहुत जरूरी है अबाउट इंडिकेटर्स। अबाउट व्हाट, इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थालीन मत भूलना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बेसिस के लिए। एसिडिक में तो वो कलरलेस रहता है, जैसे ही बेसिस में आता है तो फिनोल्फ्थालीन अपना कलर पिंक में कन्वर्ट कर देता है। दीज आर द थिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स में आते हैं टाइप्स एंड प्रिपरेशन में। किसमें, टाइप्स और प्रिपरेशन में। 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। कैन यू इमेजिन, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है ये चैप्टर। चैप्टर छोड़ो, ये बेसिकली सॉल्ट भी बहुत जरूरी है। सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा ये फॉर श्योर है। देखो टाइप क्या क्या है, पहले हमारे पास हो सकता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल मतलब अब हमारे पास क्या होता है, एक एसिड आया एक बेस आया, मिले दोनों, मिलके रिएक्शन हुई न्यूट्रलाइजेशन, तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। अब एक सॉल्ट है जो एसिडिक है, मतलब जिसमें अभी भी क्या है, कुछ हाइड्रोजन बचा है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब ये अभी भी H पॉजिटिव आयन क्या कर सकता है, डोनेट। सो इसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लियरली OH दिख रहा होगा। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा OH यूनिट है तो OH यूनिट का काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या था OH यूनिट का काम, अगर OH है एक्स्ट्रा तो मतलब OH निकलेगा, रिएक्शन में क्या होगा, OH निकलेगा, तो मतलब वो बेसिक सॉल्ट होगा। अब आता है डबल। एक होता है डबल सॉल्ट, उसमें होता है एग्जाम्पल एलम। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल एलम, और यू कैन से मिक्स्ड सॉल्ट, और क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट, वो अपना अलग सॉल्ट होता है। नाउ हमें मेन फोकस करना है नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक पे। मेन फोकस इन तीनों पे रहेगा। नाउ द रिएक्शन विच कैन बी हैपन, कैसे हमारा सॉल्ट बन सकता है, एसिड और बेस रिएक्ट कर गए, अब क्या करेगा, एसिड बेस बनेंगे तो होगा क्या, बेस एसिडिटी को काटेगा, एसिडिटी बेसिसिटी को काटेगी, तो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और टाइट्रेशन यूज होता है। क्या होता है, टाइट्रेशन यूज्ड फॉर सॉल्युबल सॉल्ट। अब आपने सबने अपने स्कूल्स में ये रिएक्शन नॉर्मली सब करते हैं। हमें क्या लेते हैं, ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर क्या भरेंगे हम, टाइट्रेंट। अब क्या करते हैं, धीरे 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 जब डालते हैं तो वहां पे एक इंडिकेटर भी पड़ता है अलॉन्ग विद दैट फिनोल्फ्थालीन। तो उस वजह से क्या होता है, आप देखते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन हो गया। सो आपको ये सब ध्यान रखना है। मेनली बस एक चीज ध्यान रखो कि एसिड प्लस बेस बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस क्या, वाटर, बस। नाउ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। अगर मैंने क्या करा, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करा तो उससे एक इनसॉल्युबल अगर सॉल्ट बन गया तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल ना हो सोल्यूशन में। एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड था BaCl2 along with H2SO4 रिएक्ट किया along with that, तो अब बना क्या, BaSO4, जो कि क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। क्या है आपके पास, प्रेसिपिटेट मौजूद है, दैट इज BaSO4। अब आता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई आएगा एक को रिप्लेस करके चला जाएगा। कैसे, अगर मेरे पास एक्टिव मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, लेट्स सपोज एक्टिव मेटल जिंक ले लो along with HCl। अब मुझे पता है, अब ये रिप्लेस कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। डिस्प्लेस करेगा ये हाइड्रोजन को और साथ में बनाएगा सॉल्ट, दैट इज ZnCl2 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या बना सकता है, जिंक क्लोराइड, और आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। दिस इज द रिएक्शन। अब ये हो क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे खेल था इलेक्ट्रोलिसिस का भी। क्या, अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो मुझे पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के साथ, सो वो आके हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस। क्यों, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और वही सिनेरियो यहां होगा। सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, ZnSO4 साथ में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, दैट्स इट। सो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सिंपल, मेटल मिला नॉन मेटल मिला, सिंथेसिस हो गई। कैसे, Fe था मेटल, Cl2 क्या है, नॉन मेटल, दोनों ने मिला के FeCl3 बना दिया। सो दिस इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इससे क्वेश्चन आता है,
आप FeCl3 का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे कि जब Fe और क्लोरीन मिलते हैं तो FeCl2 ना बन के FeCl3 बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। प्लीज कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड। अब देखो, अब आते हैं किस पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये कुछ रिलेटेड होता है एसिड बेसिस सॉल्ट्स पे। यहाँ पे भी हम सॉल्ट पे जरा ध्यान देंगे। किस पे? सॉल्ट पे। हमें करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। NaOH और NH4OH का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर मैंने पढ़ा रखा है, एक्सेस NaOH हुआ तो क्या होगा, एक्सेस NH4OH हुआ तो क्या होगा, आपको पता होना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर ऑफ सॉल्ट। किस वजह से होता है वो भी ध्यान होना चाहिए। कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। सो आपको याद होना चाहिए प्रेसिपिटेशंस एंड कलर चेंजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कलर्स एंड प्रेसिपिटेशन टेस्ट। चलो फटाफट करते हैं। क्या है? कॉमन सॉल्ट कलर। पहले कॉमन सॉल्ट, कोई सॉल्ट है जो बन रहा है तो उसमें कलर ऐसा क्यों है? CuSO4 का कलर ब्लू है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर+2 कैटायन है, और कॉपर+2 कैटायन का कलर होता है ब्लू इन कलर अगर वो एक्वस सोल्यूशन में हो। नाउ FeSO4 की बात करते हैं तो Fe+2 स्टेट में है जिसका कलर है डर्टी ग्रीन, और अगर Fe+3 स्टेट में आ गया तो उसका कलर हो जाएगा येलोइश ब्राउन। यही चीजें हैं याद रखने वाली। वहां पे आपको ये नहीं देंगे, वो बोलेंगे अच्छा वो ऐसा बोल सकते हैं कि एक सल्फेट है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सल्फेट क्या हुआ? SO4-2। जब आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो अब हमारे पास क्या बना? डर्टी ग्रीन कलर का कंपाउंड। तो आपको तब याद होना चाहिए कि वो क्या बन रहा है? +2 स्टेट का, ना कि +3 स्टेट का। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है हेलाइड्स प्लस AgNO3। हेलाइड्स आपको पता है, इट कैन बी एनीथिंग, हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो नॉर्मली क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हेलाइड लेते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो बनाएगा AgCl, दैट इज अ व्हाइट PPT। AgCl की PPT कैसी होती है? व्हाइट, क्योंकि Ag पॉजिटिव जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। नाउ AgBr है हमारे पास, क्रीमिश कलर हो जाएगा, और AgI दैट इज इन येलो कलर। सो आपको ये डिफरेंशिएशन कलर याद होने चाहिए। हो सकता है वो बोले कि X हेलोजन रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, तो बताओ अगर कलर येलो है तो कौन सा आपके पास क्या बना होगा? सिल्वर हेलाइड बना होगा। तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर आयोडाइड बनेगा। नाउ सल्फेट टेस्ट। सल्फेट का टेस्ट कैसे करना है? सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ BaCl2 डाला तो क्या होगा? मुझे पता है, व्हाइट PPT बनेगी BaSO4 की। अब इसका मतलब इस सॉल्ट में कहीं ना कहीं सल्फेट आयन प्रेजेंट होना जरूरी है। जब ऐसा होगा तभी यहां पे क्या बनेगा? व्हाइट PPT बनेगी ऑफ क्या? ऑफ BaSO4, दैट इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड्स। अब बात करते हैं अमोनियम टेस्ट की। किसकी बात करते हैं? अमोनियम टेस्ट। बहुत सिंपल है, वार्म करो सॉल्ट को विद NaOH। अमोनियम, जो अमोनियम सॉल्ट है वो लो, उसको वार्म करो NaOH के साथ, तो अमोनिया गैस रिलीज होना पक्का है। क्या रिलीज होना पक्का है? अमोनियम गैस। और अमोनिया गैस की स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर, क्योंकि हमें पता है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या होता है? बेसिक होता है इन नेचर। ओके, नाउ देखो, अब है हमारे पास NaOH वर्सेस NH4OH की रिएक्शंस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस। आयन पता होना चाहिए, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा जब हमारे पास वैसा आयन होगा। अब अगर मैं उस प्रेसिपिटेट में एक्सेस NaOH डालूं या एक्सेस NH4OH डालूं, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में दो ही ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NaOH या प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NH4OH। देखो, पहला है कॉपर+2। पहला क्या है? कॉपर+2, दैट इज Cu+2। तो प्रेसिपिटेट का कलर कैसा हो गया? पेल ब्लू। कैसा है? पेल ब्लू। एक्सेस NaOH के साथ क्या कोई PPT बनाएगा? इनसॉल्युबल, यस, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। बट अगर मैं NH4OH की बात करूं, मतलब सोडियम, नॉट सोडियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो क्या होगा? ये एक सॉल्युबल सॉल्यूशन बनाएगा डीप ब्लू कलर का। पेल ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
डीप ब्लू में अगर एक्सेस ऑफ क्या ले लिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं Fe+2 जिसका कलर होता है डर्टी ग्रीन। इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, दोनों में इनसॉल्युबल, दोनों में ही नहीं घुलेगा। अब Fe+3 की बात करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये येलोइश ब्राउन भी ले सकते हैं, दोनों में इनसॉल्युबल होता है, मतलब आयरन की दाल कहीं नहीं गली। आयरन ना एक्सेस NH4 के साथ गया ना एक्सेस NaOH के साथ गया, सिंपल। अब देखो, अब इसके बाद है जिंक, Zn+2। जिलेटेनियस व्हाइट सैंड का कलर होता है, लेकिन इन पे खूबी होती है कि जो ये है एक्सेस ऑफ NaOH में, एक्सेस ऑफ दिस शुड बी स्मॉल, एक्सेस ऑफ NaOH में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन NH4OH में भी ये सॉल्युबल होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा कैटायन है जिसका सॉल्ट एक्सेस NaOH में और एक्सेस NH4OH दोनों में सॉल्युबल हो, तो वो कैटायन होगा आपका Zinc+2, दैट इज व्हाट, Zinc+2 कैटायन। अगर मैं Pb+2 की बात करूं तो चौकी व्हाइट सा कलर होता है इसका, चौकी व्हाइट सा। एक्सेस NaOH में तो इसकी दाल गल गई, कैसे गल गई, ये सॉल्युबल PPT बना देगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन किसमें, NH4OH में इनसॉल्युबल रहेगा। तो याद करो मेरे साथ बैठ के अभी, कॉपर की बात करेंगे तो वो एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें, एक्सेस NH4OH में, और सेकंड होगा जिंक जो कि NH4OH में सॉल्युबल होगा। अब बात करते हैं एक्सेस NaOH की, तो जिंक और पीबी के जो कैटायन है वो सॉल्युबल होंगे। सो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बात है, इससे पक्का है फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जिंक और पीबी एम्फोटेरिक है, सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एल के लिए, जैसे कि NaOH जो कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड वन। ओके, नाउ वी हैव न्यू चैप्टर दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। नाउ सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग, मैम इसमें तो बहुत रिएक्शंस भी थी जिसमें हम करते थे ना, वो याद है, इनसॉल्युबल सॉल्ट से कैसे सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, मैम वो रिएक्शन नहीं करवाई। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मैं एक और कंप्लीट केमिस्ट्री का शॉर्ट आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें कि थोड़ा सा और डिटेल में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। बस आज का जो है ना वो थोड़ा फोकस किस पे है, फोकस इस चीज पे है कि कैसे हम किस टॉपिक में किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, दैट्स इट। तो हमने ये बनाया है कंप्लीट केमिस्ट्री का उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी हैव द फिफ्थ चैप्टर एज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। क्या है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री? तो हमारे पास है गेलुसेक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टली आपको बोला जाएगा कि गेलुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में आपके पास पता क्या होगा इंपॉर्टेंट, कि आपके पास सीधे बोलेगा डिफाइन करो, डिफाइन एवोगैड्रो लॉ, डिफाइन गेलुसेक्स लॉ, देन यू हैव मोल कॉन्सेप्ट। इससे तो न्यूमेरिकल ही आएंगे यार, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल आएगा मोल कॉन्सेप्ट से। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक क्वेश्चन पक्का है और ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन आता है। फिर देन यू हैव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसमें आपको निकालना होता है ना कि कितना वॉल्यूम नेसेसरी होगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे स्टोइकियोमेट्री में। सो फोकस करना है न्यूमेरिकल्स में और यूनिट कन्वर्जन में। मेरा सिंपल फंडा एक लगता है, जब जब फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करोगे कोई आंसर बिना यूनिट के नहीं लिखना है, क्योंकि अगर यूनिट गलत हो गई तो सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ भी सॉल्व करो, सो गो विद द यूनिट, हमेशा यूनिट के साथ सॉल्व करो, ताकि आपके दिमाग में रहेगा अगर केजी था तो ग्राम में कन्वर्ट करना था, अगर ऐसा है तो ऐसा करना जरूरी है। सो आपको ये सब ध्यान रहे, इसलिए आपको यूनिट के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। प्लीज कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड। और बोर्ड्स में इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, नॉट लाइक दैट एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि हाँ बच्चे को बेसिक का ध्यान है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है, गैस के लॉज एंड एवोगैड्रोस लॉ। क्विकली देखेंगे क्या है। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो गेलुसेक्स लॉ क्या है, सिंपल है, अगर गैसेस रिएक्ट कर रही है तो रिएक्ट करेंगे एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में, बट कंडीशन है सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। क्यों? अगर टेम्परेचर या प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ तो टेम्परेचर या प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। सो आपको अगर वॉल्यूम के साथ काम करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना ही पड़ेगा। लाइक दिस, नाउ सी द एग्जांपल, मान लो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है और उसके बाद HCl बन रहा है। सो जो ये रेशियो होगा ना, हमने कितना लिया, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1, तो बन कितना रहा है 2। दिस इज गेलुसेक्स लॉ।
कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो वो एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक सिंपल रेशियो में ही बनेगा, दैट इज 1:1:2। नाउ आते हैं एवोगैड्रो लॉ पे, बहुत आसान है यार। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमने क्या करा, टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स करा, सो इक्वल वॉल्यूम, अगर मैंने उस गैस का 2 वॉल्यूम लिया तो दूसरी गैस का 2 वॉल्यूम में भी सेम, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। स्मॉल एन इन नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है और कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। रीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स अगर सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएगा, दैट्स वाई आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगी गैस की, अरे यार ये याद है ना सबको, ये वाला भूल तो नहीं गया कोई एवोगैड्रो लॉ। अगर मैंने 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, एक में लेट्स सपोज हीलियम गैस है, ठीक है, तो अब मैंने अगर इनकी टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर रखा है, ये दोनों तो फिक्स है, तो इसका जो 2 वॉल्यूम होगा ना हाइड्रोजन का, इसका 2 वॉल्यूम, इन दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज एवोगैड्रोज लॉ। और मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होती थी किसमें, कि मैम एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसैक्स लॉ में इनको मिक्स करती थी। ये मत भूलना, गे-लुसैक्स लॉ था इस बारे में कि जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और एवोगैड्रो लॉ ने रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स हो गया तो जो 2 गैसेज आपने डिफरेंट जगह में ली हैं, अगर उनकी वॉल्यूम भी सेम है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। मोलर वॉल्यूम, नाम में ही मोल है, मोलर वॉल्यूम मतलब कहीं ना कहीं मोल की बात होगी कि 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर है। सो ये 22.4 लीटर क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है क्या? वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब इसी में एक और चीज दिख गई, 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब बातें आपको पता होना जरूरी है। ओके, नाउ यू विल हैव एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज Na। यहाँ पे कैपिटल आता है, ठीक है, Na है। सो Na हमें सबको पता है कि Na इज नथिंग बट 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं? 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, कैन बी मॉलिक्यूल्स, राइट? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। So anything it can be. So 1 mole of any substance contains Avogadro number of particles. Now देखो, अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट का, जिससे एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा श्योर शॉट, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यार, इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल होता था, सबको याद है आई थिंक सो, कि एक सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें क्या हो, एक कंपाउंड क्या कर रहा हो, कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज योर सिंपलेस्ट रेशियो, और जिसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट विल टेल यू कि एग्जैक्टली एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और किस एलिमेंट के कितने कितने क्या एटम्स इन्वॉल्व हैं। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का मेथड था, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन? मतलब आपको दिया है कि 100% में एक एलिमेंट कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, तो मतलब आप रेफरेंस क्या लेंगे कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई दिया रेफरेंस, उसमें बोला कि हाइड्रोजन जो है वो 20% है, मतलब हाइड्रोजन 100% में से कितना है? 20, मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम। सो कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन टू ग्राम, मतलब मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का मास आया, अब निकालो मोल्स। सबको पता है यार नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? निकाल दिया, उसके बाद क्या निकालो? सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब क्या था? सिंपल, याद है ना? सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो भी जितने भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स आया है, तो क्या करते हैं, जो गिवन मोल्स है एलिमेंट का डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल।
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। बट अगर ये सिंपल रेशियो होल नंबर नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट अ होल नंबर है तो बहुत बढ़िया, बट अगर होल नंबर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसको किसमें, होल नंबर में। रिमेंबर दिस वन, उससे मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट करो उसको, डेसिमल में ना छोड़कर उसको कन्वर्ट करो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। अब जैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट कितनी बार वो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिपीट हुआ ताकि एक मॉलिक्यूल बन पाए, दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि ये है इनटू n टाइम्स। देखो अब ये n कैसे कैलकुलेट करना है, दिस n इज वेरी सिंपल। जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एग्जांपल देती हूं, मान लो मेरे पास क्या है, वेरी सिंपल, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास C6H6 है, बेंजीन है, C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इनका रेशियो लेती हूँ, 6:6 हो रहा है मैम। अगर सिंपलेस्ट रेशियो लूंगी तो 1:1 का आ रहा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH। एंड अगर मैं CH को 6 टाइम्स कर दूं तो हमारे पास दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। So this is how you are going to find empirical formula। फिर empirical formula से कैसे molecular formula में जाएं और molecular formula से कैसे empirical formula में भी आ सकते हैं। Now you have stoichiometric and percentage composition। मास टू मोल कन्वर्जन सबको मालूम है, मास्टर द ट्राइंगल। वेरी सिंपल है, मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वो किसी का भी हो सकता है, ध्यान रखना अगर वहां पे मोल्स एटम का पूछा है या मॉलिक्यूल। अगर मोल्स एटम का है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो एक जर्नल टर्म यूज होती है, दैट इज मोलर मास। देखो परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मुझसे पूछ लिया कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट का एक पूरे कंपाउंड में क्या परसेंटेज है, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, दो चीजें। पहली चीज उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर मास कितना है, सेकंड चीज पूरा वो जो कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। लेट्स सपोज एक कोई एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3 है। अगर मुझे किसी ने पूछा अच्छा इसमें बताओ कि कैल्शियम का कितना वेट है, कैल्शियम का वेट पहले मैं कैलकुलेट करूंगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस CaCO3। मुझे पता है कैल्शियम इज 40, ये 12 होगा और ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 4 5 5 4 9 110 दैट इज 100। मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या आ गया, मोलर मास क्या है 100। कैल्शियम का मास कितना है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कैल्शियम का एटम कितना है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है 1 कैल्शियम एटम है, राइट। तो अगर मेरे पास इसका 1 मोल है, 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका मास तो 100 ग्राम हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पे 1 मोल है तो मतलब मेरे पास 1 मोल ही क्या होगा, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 एटम है कैल्शियम का। सो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल होगा कैल्शियम एटम का। 1 मोल का मतलब मास कितना होगा उसका, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 40 ग्राम। सिंपल। तो अगर मुझसे कोई परसेंटेज पूछे अब किसकी, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना होगा इस कंपाउंड में, सो वो है 40 कैल्शियम का मास ऑफ दिस एलिमेंट डिवाइडेड बाय साथ में क्या है 100, जो कि हमारा क्या है हमारे पास लास्ट में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आंसर आएगा 40%। अब इस 40% से मैं क्या बता सकती हूँ कि कैल्शियम 40 ग्राम प्रेजेंट था इन द 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, और वही चीज हमने करी है अभी। दिस इज हाउ द परसेंटेज कंपोजिशन इज going to find it out. Now we have limiting reagent. Very simple, limiting, जो लिमिट कर दे, क्या करना है, रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले जल्दी कंज्यूम होगा रिएक्शन में वो लिमिट कर देगा, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। एंड देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन इज आस्किंग यू हाउ मच प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है,
फिर उसके कंपैरिजन में ही आप डिसाइड करेंगे. प्लीज कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड. देन वी हैव गैस वॉल्यूम. यूज मोल रेशियोज फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशंस एट एसटीपी. रिमेंबर 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. गैस वॉल्यूम, रिमेंबर क्वेश्चन आता है, मोल्स की कैलकुलेशन है, पूछेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ. तो आप अगर मोल्स निकाल लेंगे CO2 के, तो उसके बाद आपको पता है कि एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू all the numericals of mole concept. Of what? Of mole concept. Now, अब है चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. कितना जल्दी चीजें हो रही है, राइट? हो रही है ना जल्दी. देखो सबको ये फील होगा. तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना जब भी बैठोगे इसको देखने के लिए. तो उसके बाद क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है कि कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस पूरे लेक्चर से. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. क्या है वो? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस यार तुम्हें पता ही है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी. तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उस वजह से जो कंपाउंड टूट रहे हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस. और यही सब पढ़ना है. इसमें प्रिंसिपल एंड की टर्म्स में ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड CuSO4 इज इंपॉर्टेंट. प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कैटायन है तो कौन सा कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा. ठीक है, फिर इस पे ध्यान नहीं देना है, फैराडेज लॉ. ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोड की रिएक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना है. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले वेरी बेसिक, कंपोनेंट क्या है सेल के? कंपोनेंट हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट दैट इज आयंस इन फ्लूइड्स. ठीक है, सिंपल है. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब या तो आप क्या करेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन ले लेंगे. ठीक है, एसिड या बेस भी ले सकते हैं, जो कि आपको क्या करेंगे, फेवर करेंगे किसको? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को. दैट्स इट. ठीक है, फिर आता है एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है प्लेट. एनोड और कैथोड मेटल की प्लेट्स होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होती हैं, क्योंकि एनोड कहाँ कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. कैथोड कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. उसके बाद कनेक्ट कर देंगे डीसी सोर्स के साथ. रिमेंबर, एसी सोर्स के साथ नहीं करते, डीसी सोर्स के साथ करना है. आयन का माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट. कैटायन कहाँ जाता है? किस पे? कैथोड पे. सीसी याद रखना. रिमेंबर, याद था कैटायन किस में जाएगा? कैथोड पे, क्योंकि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो किस पे जाएगा? कैथोड पे. और वहां पे होगा रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन. कैसे? अगर मेरे पास कहीं पे Na पॉजिटिव है तो वो ढूंढ के जाएगा कैथोड में, क्योंकि वहां पे नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. तो वहां पे रिडक्शन होके वो किस में? डिपोजिशन करेगा Na का. इसीलिए बोलते थे कि जब जब डिपोजिशन की बात आती है कि मेटल को डिपॉजिट करना है, तो आपको वो जो मेटल जिसको डिपॉजिट करना है उसको कहाँ पे रखना पड़ता था? कैथोड में. नाउ एनायंस की बात करते हैं. एनायंस कहाँ जाएंगे हमारे पास? एनोड की तरफ. एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ. ठीक है, इसको यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन. क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. आपको ध्यान रखना है. लेट सपोज अगर Cl नेगेटिव था, लेट सपोज दिस इज ऐसे एग्जांपल. ठीक है, Cl नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? Cl. 2Cl नेगेटिव है तो Cl2 बन सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल सकते हैं. सो इस प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन. सो एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन. रिमेंबर दीज थिंग. नाउ डिस्चार्ज फैक्टर. पहले कौन सा कैटायन या एनायन डिस्चार्ज होगा? पहला है पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज में कहां है? जो एक्टिविटी सीरीज में जितना पीछे वो उतना जल्दी क्या होता है? डिस्चार्ज. रिमेंबर, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. अगर एक्टिविटी सीरीज में दोनों का सेम है तो आपको देखना है बस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. रिमेंबर दीज थिंग्स. लास्ट में आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट वर्सेस एक्टिव. डिस्चार्ज फैक्टर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड जो आपने लिया है वो भी क्या रिएक्शन में पार्ट ले रहा है या वो इनर्ट है. इनमें भी बात में डिपेंड करता है. नाउ एनर्जी कन्वर्जन. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल
नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू बैटरी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा बाहर से दे रहे हैं, बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज हैपनिंग। अगर स्पॉन्टेनियस होती तो रिएक्शन खुद मा खुद होती, बट यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसमें सबसे मेन जो फोकस है वो होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज में। किसमें? एक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। नाउ सी एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। कैटायंस की सीरीज देखो, सबसे पहले सबसे भयंकर अच्छी तरीके से कैटायंस की सीरीज, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, रिएक्टिव कौन होगा, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H पॉजिटिव इज द व्हाट, एक स्केल की तरह है, इसके पीछे वाले बहुत ही कम टेंडेंसी है इनके पास कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन बना दें। तो जो जितने भी पीछे वाले हैं ना, एक्टिविटी सीरीज में पीछे वाले एलिमेंट जितने भी हैं वो सब इजी टू डिस्चार्ज हैं। मतलब अगर किसी रिएक्शन में आपके पास कॉपर +2 होगा और Ag प्लस होगा तो पहले कौन डिपॉजिट होगा, Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ज्यादा है। क्यों? सिंपल सी बात है, इनकी रिएक्टिविटी देखूंगा कैटायन की तो वो इस बेसिस पे है कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सबसे कम है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। सो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना पीछे उसका उतना ही अच्छे से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, मतलब वो पहले कैथोड में जाके डिपॉजिट होगा। नाउ एनोड की बात करते हैं, एनायंस की। एनायंस डिस्चार्ज बेस्ड ऑन ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब जैसे कैटायन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात थी, है ना, इलेक्ट्रॉन को सॉरी नॉट लूज, हाँ कैटायन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, राइट। ऑर्डर ऑफ ईज को देखें अगर इनके अकॉर्डिंग तो OH नेगेटिव सबसे ज्यादा, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, -2। दिस इज ऑर्डर ऑफ ईज। कितनी आसानी से ये किस पे जाएंगे, एनोड पे क्या होंगे, एनोड पे जाके अपना ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सिंपल। हाइड्रोक्सिल आयन है डिस्चार्ज मोस्ट रेडियली अमंग कॉमन आयन, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो वहां पे आपके पास क्या है, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो पहले एनोड पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई कंसंट्रेशन का टर्म ना हो। एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है मतलब क्या है, वाटर भी होगा, वाटर है तो मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी होगा। अब मैं कैथोड की बात करूं तो मुझे पता है कैथोड में रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन, तो या तो कॉपर +2 जाएगा या H पॉजिटिव। तो अब इन दोनों में से क्या देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पीछे कौन है, कॉपर पीछे है या H पॉजिटिव, कॉपर पीछे है, इसका मतलब पहले कौन जाएगा, कॉपर। सो कॉपर +2 इज बिलो H पॉजिटिव, इसीलिए कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब कॉपर जो है +2 वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कॉपर बना देगा। सिंपल, यही होना है बस। अब एनोड की बात करते हैं तो एनोड के पास भी 2 ऑप्शन है, SO4 सल्फेट आयन है, OH नेगेटिव आयन है। ऑर्डर ऑफ ईज में देखा जाए तो OH नेगेटिव पहले जाएगा, तो मतलब OH नेगेटिव जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी फ्रॉम OH नेगेटिव आयन। सो यही टाइप की चीजें हैं जो आपको देखनी है, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसी को बोलते हैं, और उसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है, और इसी का यूज होगा मेटलर्जी में भी। सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल, वाटर और कॉपर सल्फेट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। क्या पहले अगर आपके पास एसिडिफाइड वाटर है, मतलब आपने वाटर के साथ थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड किया, क्या किया, डाइल्यूट H2SO4, तो एसिडिफाइड वाटर बना। पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है PYQs में। नेक्स्ट जो सेशन में लाऊंगी दैट इज व्हाट, मोस्टली और यू कैन से 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सेशन होगा, और उसमें आपको पता चलेगा कितना रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से। देखो अब यहाँ पे क्या होता है,
कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा 2 वॉल्यूम में, और एनोड पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा 1 वॉल्यूम में। ध्यान रखने वाली बात है किस रेशियो में हो रहा है, 2:1 रेशियो में हो रहा है। आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। नाउ CuSO4 अगर मैंने लिया किसके साथ, इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब या तो प्लैटिनम या तो ग्रेफाइट। सो कैथोड में बनेगा एक रेड ब्राउन कॉपर, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ऐसे ब्लू कलर फेड हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, क्यों, कॉपर +2 आयन डिप्लीट हो गया, क्यों, अब ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो कॉपर जितना सोल्यूशन में है वही जाके डिपॉजिट हो रहा होगा किसमें, कैथोड में। सो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो ब्लू कलर जो सोल्यूशन में जो कॉपर +2 आयन था वो कम होगा, तो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिड फॉर्म होगा। नाउ अगर मैंने लिया इसको एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ, और एक्टिव इलेक्ट्रोड भी मैंने किसका ले लिया, कॉपर का, अब तो मजा ही आ गया। जो यहाँ पे कमी हो रही थी कॉपर +2 आयन की वो नहीं होगी, इस वजह से ब्लू कलर कभी फेड होगा ही नहीं। तो मतलब कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड में कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व, कॉपर सोल्यूशन में आता रहेगा एनोड से, और कैथोड में जाके डिपॉजिट होता रहेगा, और इसी प्रोसेस को आप रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी बोल सकते हैं। रिमेंबर हमने क्या लिया था, एक इम्प्योर कॉपर लेते हैं कहाँ पे, एनोड पे, प्योर कॉपर की एक पतली प्लेट लेनी है कैथोड पे, जिसको डिपॉजिट करना है उसको ले लो कैथोड पे। सो इम्प्योर कॉपर की जब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो होता कहता है इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर है वो सोल्यूशन में आता था, और जो इम्प्योरिटीज थी अगर वो पानी में सॉल्युबल है तो वो सोल्यूशन में घुल जाएंगी, अगर नहीं है तो एनोड मड की तरह नीचे कलेक्ट हो जाती थी। सो जो वो कॉपर आयन बनेगा ना बेटा, कॉपर आयन जाके हमारा कैथोड पे रिड्यूस होकर चिपक जाएगा। रिमेंबर ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हमने पढ़ा है। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फेराडे लॉ इज नॉट इन योर दैट मच सिलेबस, हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे ध्यान। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप था आर्टिकल, जिस पे भी आपको कोटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की यूज से आप किसी चीज के ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं किसी मेटल की, ठीक है, तो आपको पहले उसे क्लीन करना पड़ेगा जिसके ऊपर प्लेटिंग होनी है। थोरली क्लीन करो या तो HCl NaOH के साथ टू रिमूव ग्रीस या ऑक्साइड कुछ भी प्रेजेंट हो। सेकेंड थिंग, सेल को सेटअप करो। आर्टिकल को कहां पे रखना है, कैथोड, जिस पे डिपोजिशन जिस पे प्लेटिंग करनी है वो कहां जाएगा, कैथोड पे। प्योर मेटल को रखो किस पे, एनोड पे, और सॉल्ट सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी किसका लो, उसी मेटल का लो, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। अब देखो करंट अप्लाई करा मतलब लो डीसी करंट, यूज लो डीसी करंट फॉर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म डिपोजिशन। जल्दी जल्दी करोगे तो क्या होगा, जो डिपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कम। तो इसीलिए आपको रखना है क्या, डीसी करंट रखना है, लॉन्गर टाइम के लिए रखना है फॉर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म डिपोजिशन। टाइम को कंट्रोल करो, मतलब धीरे धीरे करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, लॉन्गर टाइम के लिए करोगी तो थिकर लेयर फॉर्म होगी, और मॉनिटर करते रहो उसको कंटिन्यूअसली। बस यही था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्या करना है, सिंपल है। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, प्रोटेक्शन करनी है तो निकल या क्रोमियम डाल दो, या डेकोरेशन में क्या डाल दो, AG या AU। क्यों, क्योंकि ये ना लेस रिएक्टिव होते हैं तो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्यूरिफाइंग मेटल्स, अगर कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो क्या होता था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मैंने अभी भी बताया, इम्प्योर कॉपर लोगे एनोड पे, प्योर कॉपर लोगे कैथोड पे। फिर आता है लास्ट में इलेक्ट्रो मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम Na। ये हम मेटलर्जी में ज्यादा पढ़ेंगे, तो बी वेरी फोकस्ड हियर। ये वाला किस में पढ़ना है, मेटलर्जी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटलर्जी। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी। सो मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको मेन जो मेटलर्जी में पढ़ना है वो ध्यान देना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पे, और को कंसंट्रेशन किस किस मेथड से कर सकते हैं और वो किस किस ओर पे एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हेल-हेरोल्स प्रोसेस, मतलब बॉक्साइट से कैसे आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पक्का है क्वेश्चन, वहीं से आएगा मेटलर्जी में। सो बस इन्हीं दो टॉपिक पे ज्यादा हमें क्या देना है, ध्यान। और यहाँ पे आपको यूज आएगा एक्टिविटी सीरीज का, तो आपको रिडक्शन, रिफाइनिंग ये सब पढ़ना है इन द मेटलर्जी। देखो सबसे पहले अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन स्टेप। सबसे पहले क्या था, ओर्स वर्सेस मिनरल। हमें पता है मिनरल क्या है जिसमें मेटल्स मौजूद हैं, और क्या है कंसंट्रेटेड, मतलब अब क्या करा आपने, उसको थोड़ा प्यूरिफाई करा, उस वजह से क्या है, और एक ऐसा मिनरल है जहां पे मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब
ऑल ओर, सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं बट सारे मिनरल्स ओर नहीं होंगे। गैंग किसको बोलते हैं? सिंपल है, जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के तरीके थे। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। किस पे काम करता था? डेंसिटी में डिफरेंस हो गया, अगर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटीज में डिफरेंस हो गया, जैसे कि ऑक्साइड्स को सेपरेट किया जा सकता है इससे। अब आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब या तो इम्प्योरिटी या तो जो ओर लिया है दोनों में से एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। फिर याद है एक मैग्नेटिक रोलिंग करके होता था, उस पर मैग्नेट लगा हो जाता, तो जब जैसे ओर डालते थे तो ओर तो चिपक जा, अगर ओर मैग्नेटिक है तो ओर चिपक जाएगा, और अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो वो नीचे गिर जाती थी उस पूरी कन्वेनियर बेल्ट से। याद है सबको? सो मैग्नेटिक अगर चाहिए तो आयरन के ओर हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक, बाय व्हाट? मैग्नेटिक सेपरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली is based on the principle of difference in wettability. difference in wettability का क्या मतलब है? मतलब हमारा जो सल्फाइड ओर है वो क्या करता है, वो ऑयल के साथ क्या होता है? वेट होता है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर के साथ। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बेसिकली फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे कि ZnS, जैसे कि PbS, मतलब जिंक ब्लेंड, इन सब में क्या यूज होगा हमारे पास? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और प्रिंसिपल पूछा जाता है डिफरेंस इन वेटेबिलिटी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है एक ना एक मैग्नेटिक होना है, या तो ओर या तो इम्प्योरिटी, और यहाँ पे डेंसिटी में फर्क या स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क। नाउ कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब क्या होता है ना, ओर में से नॉर्मली ओर को रिड्यूस करना टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई सल्फाइड ओर है, ऐसे ओर से, तो उनको रिड्यूस करना टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड के बाद उनको रिड्यूस करना आसान होता है। तो हमारे पास ऐसी दो प्रोसेस होती है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होगा, जब आप क्या लेंगे, कोई भी आप सल्फाइड ओर लो, आप सल्फाइड ओर लो, उसको एक्सेस एयर में क्या कर दो, बर्न कर दो या हीट अप कर दो, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और आपका जो ओर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किसमें? आपका ऑक्साइड में। सो आप कुछ भी ले दो, ZnS ले लो, ZnS के साथ O2 का रिएक्शन करवा दो, तो आपके पास ZnO बन जाएगा और SO2 रिलीज हो जाएगा। कैल्सिनेशन में क्या है, अब आपके पास होंगे कार्बोनेट ओर, लेट्स सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे एयर सप्लाई या तो लिमिटेड होगी या होगी ही नहीं, नो एयर सप्लाई। कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करोगे, क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO अलॉन्ग विद CO2। सो वहां पे आपके पास आएगा कार्बोनेट ओर का सेपरेशन। लास्ट में आता है रिडक्शन मेथड्स। रिडक्शन मेथड में सबसे पहले है इलेक्ट्रोलिसिस, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे और मेटल को डिपोजिशन करवाओगे। अब ये जो लगता है, ये उन पे लगता है जो एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन आता है, अगर एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है तो कौन सी प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ अब जो मॉडरेट वाले होते हैं ना, मतलब ये जिंक, ये Fe, ये Pb, ये क्या कर सकते हैं, कोक या कैल्शियम, नॉट कैल्शियम, कोक या CO से भी रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल सी बात है, कार्बन से या कार्बन के ऑक्साइड से भी ये रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, इन कंपैरिजन ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल। और जो लास्ट वाले हैं यार, जो ये लास्ट वाले हैं अनरिएक्टिव एकदम, जैसे कि प्लैटिनम वगैरह, इनको तो बस हीट कर दो, ये उससे भी सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि Hg, राइट? नाउ वी हैव रिडक्शन, रिफाइनिंग एंड एक्टिविटी सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिडक्शन बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल हुआ पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक तो इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करोगे। अगर मिडिल हुआ, मतलब जिंक से लेकर Pb तक, जिंक, Fe, Pb सब एक में आता है, सो ये रिड्यूस होगा बाय कार्बन या फिर CO। बट अगर लो हुआ, मतलब Hg से लेकर Ag तक हो गया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा बाय द हीट ऑल्सो। सो मैंने कोशिश किया है कि जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो सके उतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। नाउ आपके पास आता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या है, फिजिकल लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर आपके पास जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जैसे कि Pb या Sn, तो वो किस प्रोसेस से हो सकता है, लिक्वेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट हो सकता है। नाउ लिक्वेशन मतलब डिफरेंस होगा इन द मेल्टिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन, वोलेटाइल जो होता है जिंक या Hg, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना जरूरी है।
अगर मेटल वोलेटाइल है मतलब जिंक है और Hg है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी सेपरेट किया जा सकता है। नाउ रिफाइनिंग, केमिकल रिफाइनिंग का देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हमने अभी पढ़ी थी, इम्प्योर, अगर मुझे कॉपर को प्योरली डिपॉजिट करना हो तो क्या करूंगी, पहले मैं इम्प्योर, हम सिंपल यार याद ही दिला देती हूँ, रुको अब इतना बार हो ही रहा है रिपीट, तो इसको कनेक्ट करो बाय व्हाट, सिंपल है, एनोड है मेरे पास, एनोड है सबसे पहले, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर, एनोड में क्या लेना है, इम्प्योर कॉपर लेना है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, सो इसको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर लो, सिंपल, और यहां पे कनेक्ट करो कैथोड, ठीक है। पहले इनिशियली क्या होगा, कॉपर की, कॉपर ही है ये, इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे कैथोड है, कैथोड की क्या लिए, बहुत ही पतली लेयर लिए, जो अंदर वाली लेयर तुम्हें दिख रही है ना, इनिशियली ये है एट फर्स्ट, धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, जैसे ही पास होगी तो यहां से कॉपर +2 आयन निकलना स्टार्ट होगा। जैसे ही कॉपर +2 आयन निकला तो जो इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती थी, जिससे इलेक्ट्रोलाइट भी होगा यहाँ पे, तो जो इम्प्योरिटीज हमारा सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती है वो सोल्यूशन में चली जाएंगी, बाकी जो नहीं होंगी वो एज अ एनोड मड यहाँ कलेक्ट हो जाती है, और ये कॉपर +2 कैथोड में जाके ये लेयर बड़ी सी लेयर बना देगा। तो दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जहां पे आप क्या करते हैं, कॉपर को, प्योर कॉपर को डिपॉजिट करवा सकते हैं। नाउ अब है आपके पास क्या, बस एक ही चीज है यार इसमें ध्यान रखना कि प्योर मेटल, जिस भी मेटल को डिपॉजिट करना है वो कैथोड पे आएगा। नाउ कोरोजन का प्रिवेंशन करना है अगर हमें, तो गैल्वेनाइजेशन का यूज होगा, मतलब जिंक की कोटिंग लगा दो, क्यों, जिंक लेस रिएक्टिव होगा तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। फिर आता है एलॉइंग, स्टेनलेस स्टील, जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, स्टील में आयरन है बट वो क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने उसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट्स मिलाए जिससे आयरन की रिएक्टिविटी कम हो जाए। नाउ बैरियर प्रोटेक्शन, अगर पेंट या ऑयल लगा दो तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल-हेरोल्ड प्रोसेस, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी ऑब्वियस सी बात है, बट एक हिंट दूंगी। हेल-हेरोल्ड प्रोसेस मतलब जब आपको बॉक्साइट से जाना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो एल्यूमिनियम, बहुत सिंपल है, जब आपको ये सब एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे। अब ऐसा सेटअप याद आ रहा है ना किसी किसी को, हमने पहले क्या किया था, कंसंट्रेशन और कैसे ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ बोर में, ड्रेसिंग ऑफ बॉक्साइट से हमें क्या मिला था, प्योर एल्यूमिना मिला था, प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3, प्योर एल्यूमिना मिला था, फिर हमने उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया था। रिमेंबर पहले हमने कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर किया था तो प्योर एल्यूमिना मिला था, दैट इज Al2O3, फिर हमने उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया था। कैसे, हमने क्या किया था, हमने पूरा एक चेंबर लिया था, उस चेंबर में हमने क्या किया था, सिंपल सा, हमने मल्टीपल कार्बन के एनोड्स लिए थे, कार्बन की प्लेट्स टाइप की, मल्टीपल, क्यों मल्टीपल ली थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगी, जो एनोड था वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, तो ऐसे में क्या होगा, कार्बन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है और कार्बन एनोड का डिप्लीट हो सकता है, तो हमें मल्टीपल क्या चाहिए थे, एनोड चाहिए थे, और टाइम टू टाइम उनको रिप्लेस करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एनोड में कार्बन एनोड है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना बाहर, ये जो डब्बा टाइप का आपको दिख रहा है, दैट इज योर कैथोड, वो आपका कैथोड है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग कंडीशन, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 950 डिग्री सेल्सियस का, और वोल्टेज 6 to 7 वोल्ट या 100 एम्पियर का रखना है। कैथोड में क्या होगा वो देखो, कैथोड में एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है, देख रहे हो ना ये मोल्टन एल्यूमिनियम, तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, तो एल्यूमिनियम ने गेन करा इलेक्ट्रॉन को ताकि वो लिक्विड एल्यूमिनियम मेटल बनाए, जो कि बॉटम में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। एनोड में क्या होगा, एनोड में बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी, क्या, अब जो एल्यूमिना था Al2O3, उसका Al तो चला गया कैथोड पे, उसका ऑक्सीजन कहाँ चला गया, O-2, तो यहाँ पे O2 गैस इवॉल्व हो गई किस पे, एनोड पे। अब जो ऑक्सीजन गैस बनी है वो अटैक करेगी कार्बन एनोड्स को, उस वजह से क्या होगा, कार्बन प्लस O2 मिलके CO2 बना सकता है या फिर CO बना सकता है, तो ऐसे में कार्बन का कंटेंट कम होने लग जाएगा, दस इसीलिए एनोड जो है वो कंज्यूम हो जाता है एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड पीरियोडिकली। सो क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक ना एक आएगा कि एनोड को क्यों रिप्लेस करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, सो आपको रीजंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन,
चैप्टर नंबर 8 क्या है? अमोनिया। वेरी सिंपल, ठीक है। अब है अमोनिया। अब आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड, शुरू हो गया, राइट। तो अमोनिया की बात करते हैं। देखो इन सारे के सारे चैप्टर जो स्टडी ऑफ कंपाउंड में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लैब की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लैब प्रिपरेशन ज्यादा इंडस्ट्रियल मेथड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आपके पास फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है इंपॉर्टेंट, फोकस करना है ड्राइंग एजेंट्स पे और हेबर प्रोसेस की कंडीशंस पे। स्टार्ट करते हैं। पहला है लैब प्रिपरेशन नॉर्मल। अगर आपने NH4Cl ले लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, साथ में CaOH होल ट्वाइस लिया, तो क्या बनेगा? NH4, साथ में क्या बनेगा? CaCl2H2 और अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी, हीटेड मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ड्राइंग एजेंट क्या लूंगी? लेकिन मैं ड्राइंग एजेंट लेना पड़ेगा क्विक लाइम, दैट इज CaO। हम यहाँ पे H2SO4 यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे CaCl2 P2O5 भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? वो सब एसिडिक नेचर में है और अमोनिया बेसिक होता है तो रिएक्ट कर जाएंगे, इसीलिए हमने क्या लिया? क्विक लाइम, दैट इज CaO, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। करेक्शन की बात करें तो अमोनिया लाइटर होता है एयर से, तो क्या होगा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा एयर का। क्यों? जो भारी है वो नीचे रहेगा, जो हल्का है वो ऊपर। सो अमोनिया गैस क्या होगा? अमोनिया गैस ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड क्या है? अपवर्ड की तरफ वो कलेक्ट होगी, और डाउनवर्ड डिलीवरी एयर जो होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। हाईली सॉल्युबल है अमोनिया, किसमें? वाटर में। नाउ आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पंजेंट स्मेल है। अगर मैंने जो ये अमोनिया बनी है, एक HCl की रॉड ली, HCl रॉड लिया, उस रॉड को अमोनिया के पास ले गए, अमोनिया गैस के, तो मेरे पास एक वाइट डेंस कलर के फ्यूम बनते हैं, और दैट इज ड्यू टू NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। तो यहां से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि अमोनिया फॉर्म हुआ है, और ये टर्न कर देगा रेड लिटमस को किसमें? ब्लू में। रेड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट सबको याद है, आई कांट रिपीट द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, बट वो क्यों यूज हुआ था? टू प्रूव द हाई सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। सबको याद ही होगा यार, हमने क्या किया था? हमने एक फ्लास्क टाइप का लिया था जिसमें 2 ओपनिंग थी, रिमेंबर। एक में छोटे सी जगह पे हमने वाटर रखा था, रिमेंबर, और नीचे वाले पे हमने एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन रखा था, अमोनिया के केस में, नॉट ब्लू, रेड लिटमस सोल्यूशन। और जैसे ही क्या होगा, हमारे पास हाईली सॉल्युबल होता है, उस फ्लास्क में अमोनिया गैस है, जैसे ही मैंने थोड़ा सा वाटर डाला, उस वजह से अमोनिया गैस ने बहुत जल्दी वाटर के साथ कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। एब्जॉर्ब की वजह से क्या होगा? पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा दोनों तरफ, एंड ड्यू टू दिस जो दूसरी वाली ट्यूब मैंने कनेक्ट करी थी ब्लू लिटमस सोल्यूशन से, नॉट ब्लू, रेड लिटमस से, वो अंदर जाएगी सीधे, और जैसे ही अमोनिया के प्रेजेंस में आएगी, मुझे पता है रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लू कलर का फाउंटेन आएगा। दिस वाज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेबर्स प्रोसेस और प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, N2 + 3H2 2NH3 बनेगा और हीट इवॉल्व होगा। रिमेंबर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से टेम्परेचर की कंडीशन पे थोड़ा हमें क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज। ज्यादा भी नहीं कर सकते, तो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस मैक्स टू मैक्स। प्रेशर भी क्या करना पड़ता है? ज्यादा। हाई प्रेशर होगा तो अकॉर्डिंग टू लेचिटेरियस प्रिंसिपल क्या होगा? हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, दैट इज अमोनिया ज्यादा फॉर्म होगा। टेम्परेचर कम रखने का रीजन यही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट बने। अब कैटलिस्ट क्या रखना है? Fe रखना है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होगा। नाउ बेसिक नेचर है, वीक बेस है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब अगर NH3H2 डालेंगे तो NH4 पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट करता है कि हाई सॉल्युबिलिटी है इन वाटर। यूजेस क्या है? फर्टिलाइजर्स में यूज होता है यूरिया, जैसे कि एक्सप्लोजिव नाइट्रिक एसिड, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस भी हमने आज ही पढ़नी है। नाउ अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जितने भी स्टडी ऑफ कंपाउंड के चैप्टर्स हैं, ये बहुत इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, तो इनको पढ़ लिया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़नी है, देन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो पहले सिंपल है, HCl बनाना है, NaCl लिया, H2SO4 लिया, मतलब एक सॉल्ट है, ये एसिड है, ठीक है। तो अब होता क्या है? अब मैं क्या करती हूं, यहां पे कोई ऐसा लेती हूं, ऐसा एसिड लूंगी जो कि क्या हो? ज्यादा क्या हो? वोलेटाइल हो, इन द कंपैरिजन ऑफ जिस एसिड से ये सॉल्ट बना हो। तो ये एसिड क्या है? मोर वोलेटाइल। सो मोर वोलेटाइल एसिड रिएक्ट करेगा और लेस वोलेटाइल को रिप्लेस कर देगा। कैसे? यहाँ पे HCl बना और NaHSO4 बना। टेम्परेचर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस।
अगर ग्रेटर देन हुआ तो Na2SO4 बनेगा, जो कि क्या है, व्हाइट कलर की क्रस्ट लेयर फॉर्म होगी, एंड दैट इज नॉट अ गुड रिएक्शन। ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या बनेगा टेम्परेचर में, NaHSO4। अब आते हैं फिजिकल, कलरलेस है, पंजेंट गैस है, हैवी है एयर से, हाईली सॉल्युबल है वाटर में, ये भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं। नाउ हैंडलिंग, ड्राइड यूजिंग, अब इसको ड्राई करते हैं HCl गैस को यूजिंग H2SO4, बट P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करना, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं HCl के साथ। नाउ नेचर की बात करें, ड्राई HCl गैस न्यूट्रल होता है। रिमेंबर, जब भी हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम एक्वा सोल्यूशन में बात कर रहे हैं। अगर ड्राई HCl गैस आपने ले ली तो वो न्यूट्रल है, उसमें कोई H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा। एक्वस HCl की बात करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हो जाएगा। नाउ रिएक्शन क्या है, मेटल्स के साथ कर लेंगे, बट मेटल्स कौन से, जो अबव हाइड्रोजन होंगे। क्यों, वो हाईली रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वही डिस्प्लेस कर पाएंगे। सो अगर Zn है, HCl है, ZnCl2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड है और हाँ सिंपल है, बेसिस के साथ ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। Na2CO3 है, कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट करा, NaCl H2O, CO2 गैस इवॉल्व हुआ। तो कार्बोनेट के साथ इवॉल्व होती है CO2 गैस, बेसिस के साथ अगर एसिड ने रिएक्ट किया तो आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस, पिकलिंग ऑफ स्टील, रिमूविंग ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड के लेयर को हटाना, क्लीनिंग मेटल एंड टैनिशिंग एंड व्हाट, टैनिंग लेदर, इन सब में यूज होता है HCl का। इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का इन 3:1, मतलब HCl लेना है 3 पोर्शन में, 3 वॉल्यूम में, और HNO3 लेना है 1 वॉल्यूम में। ये यूज होता है टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। नॉर्मली नोबल मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते, वो डिसॉल्व भी नहीं होते, बट अगर हम एक सोल्यूशन ले दैट इज नोन एज एक्वा रेजिया, 3:1 सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl टू कंसंट्रेटेड HNO3, तो वो नोबल मेटल्स को क्या कर देगा, सॉल्युबल। कैसे, यहां से आपके पास नेसेंट क्लोरीन आती है। नेसेंट मतलब जो ड्यूरिंग द रिएक्शन न्यूली फॉर्म्ड क्या होती है, क्लोरीन, वो हाईली रिएक्टिव होती है, तो वो क्या करती है, वो गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर सकती है और डिसॉल्व करवा सकती है नोबल मेटल्स को। नाउ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, इसमें इंपॉर्टेंट है ऑसवाल्ड प्रोसेस और रिएक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट, देखो सबसे पहले देखते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस, कंप्लीट फ्लो चार्ट है ये एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। पहला क्या है, पहला होता था कैटालिटिक चैम्बर, क्या लेना था हमें, ड्राई अमोनिया लेना है, एयर लेना है 1:10 वॉल्यूम के रेशियो में। अमोनिया 1 वॉल्यूम, एयर 10 वॉल्यूम। एयर ज्यादा लेते हैं क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन हमें एयर की जरूरत पड़ती है, तो पूरे चैम्बर में वही एयर पास ऑन होगी, सो एयर ज्यादा लेना पड़ता है। सो अमोनिया ने जब O2 के साथ, एयर में से O2 के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास NO बना, क्या बनेगा, NO, और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें जो टेम्परेचर होता है ना इसका कैटालिटिक चैम्बर का, वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो बस इनिशियली हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद हम हीट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट को मेंटेन करने का काम वही रिएक्शन कर लेती है। नाउ यहाँ पे हम लेते हैं प्लैटिनम और रोडियम का गॉस, और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। सो बेसिकली पहले तुम्हें मिला NO प्लस स्टीम, क्या मिला, NO प्लस स्टीम, और वो जो हीट निकली है वो हीट रिकवर कर लेगी और मेंटेन कर लेगी टेम्परेचर को। नाउ उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन चैम्बर में गया, इनमें क्या हुआ, अब कूल्ड NO, थोड़ा जो कूल्ड, थोड़ा सा कूल करके आई कौन, NO, ठीक है। अब इसके साथ O2 ने रिएक्ट किया तो NO2 बन गया, क्या बन गया, NO2। कूल्ड करा मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लाए और एक्सेस एयर दी हमने यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या बना, NO2। तो ये जो NO2 बनती है इसी का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन NO2 गैस निकलेगी यहाँ पर। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होता है, एक एब्जॉर्प्शन टावर होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टावर, उसमें क्या होता है, लेयर्स होती है क्वार्ट्ज पैकिंग, किसकी, क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज रिएक्टिव नहीं होता इसलिए हम क्वार्ट्ज को लेते हैं। तो अब होता क्या है, उसमें हमने ये जो यहाँ से NO2 गैस बनी उस क्वार्ट्ज पैकिंग से पास करवाई, बट वो कहाँ से, नीचे की तरफ से हमने पास करवाई। उस वजह से क्या होता है, ऊपर लगा होता है छोटा सा, यू कैन से फाउंटेन काइंड ऑफ, तो छोटा छोटा उससे क्या, स्प्रिंकल वाटर धीरे धीरे स्प्रिंकल होता है। तो वो होता क्या है, वहां पे NO2 H2O के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा और NO फिर से इवॉल्व होगी। अब उस NO को वेस्ट नहीं करना है, तो वो NO दोबारा से कहाँ जाती है,
दोबारा से रिसाइकल होके यहाँ से कन्वर्ट होगी NO2 में, फिर वापस जाएगी उधर, और यहाँ से जो हमें HNO3 मिलता है वो 60 या 68% प्योर होता है, इससे ज्यादा प्योर नहीं होता। और यही साइकिल चलती है इन द लूप, एंड दिस साइकिल इज नोन एज ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस मैंने सारी कंडीशन A to Z सब कुछ जो इससे पूछा जा सकता है मेंशन कर चुका है। नाउ पहला था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने आपको बताया अभी अमोनिया लिया, O2 लिया, कंडीशन आपको पता है। कन्वर्जन होगा, पहले NaNO2 में कन्वर्ट होगा, फिर एब्जॉर्प्शन टावर में जाके H2O के साथ रिएक्ट करके, रिमेंबर H2O के साथ रिएक्ट करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन इन वाटर प्लस एयर। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, देखो ऑक्सीडाइज कर देगा, ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा याद रखना एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे अगर कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो CO2 में कन्वर्ट, सल्फर के साथ H2SO4 में, और फास्फोरस के साथ उसको H3PO4 में कन्वर्ट कर देगा। पैसिविटी, जैसे कि अगर मेरे पास मेटल्स हैं क्या, आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे मेटल्स हैं, ये पैसिव हो जाते हैं, मतलब इनर्ट, रिएक्ट नहीं करेंगे इन कंसंट्रेटेड HNO3। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। जब वो लेयर फॉर्म हो जाती है तो वो एक्ट करती है कि वो फर्दर उसको रिएक्ट ही नहीं करने देती HNO3 को, किसके साथ, जितने भी आपके पास मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया है इनमें। नाउ लैब प्रिपरेशन क्या है, कोई भी नाइट्रेट ले लो, KNO3, NaNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा, HNO3, KHSO4 या NaHSO4। टेम्परेचर याद रखो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा हुआ तो Na2SO4 बनेगा, दैट इज अ क्रस्ट काइंड ऑफ अ लेयर। कॉपर के साथ, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, कॉपर के साथ इंपॉर्टेंट लिख भी देती हूँ, भूल जाते हो तुम लोग, है ना। देखो अगर डाइल्यूट नाइट्रेट एसिड हो गया तो क्या होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो क्या होगा, NO निकलेगा, डेट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होती है कलरलेस गैस, कलरलेस। अगर कंसंट्रेटेड के साथ कॉपर ने रिएक्ट करा तो NO2 बनेगा, मतलब रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगे। तो यहाँ पे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कॉपर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर डाइल्यूट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल्स की बात होगी, अगेन सेम सिनेरियो, CO2, कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए तुम्हें पहले क्या लेना होता है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लो, नाइट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन लेने के बाद उसमें क्या करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन डालो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। वाई, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिया तो Fe+2 आयन +3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब टिल्ट करो टेस्ट ट्यूब को और उसके अंदर टिल्टेड फॉर्म में ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो। तो जब आप ऐसा रिएक्शन करवाओगे तो उससे क्या होगा, एक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है दैट इज अ ब्राउन कलर इन नेचर। तो इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको बोलते हैं क्या, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक ब्राउन रिंग बना देगा वो टेस्ट ट्यूब में। नाउ यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, दैट इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में भी इंपॉर्टेंट यार वही है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, और कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट रिएक्शन, ये सब है जो इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, SO2 प्रोड्यूस करो कहीं से भी। कैसे कर सकते हैं, या तो आयरन पायराइट, मतलब सल्फर के ओर ले लो, या सल्फर को बर्न कर दो एयर में तो SO2 मिलेगा। SO2 मिलने के बाद क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है SO3 में, किसमें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाओ SO2 का, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शंस अभी देखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली इसको H2O के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते, आप करेंगे पहले इसको, क्या करेंगे डायरेक्टली, ओके। सो हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के ओलियम बनाते हैं, दैट इज H2S2O7, और लास्ट में वो जो ओलियम है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा डिजायर्ड कंसंट्रेशन का। नाउ सी हियर, पहला है क्रिटिकल इक्वेशन, SO2 ने O2 के साथ रिएक्ट कर SO3 बनाया, प्लस हीट मिली एक्सोथर्मिक। रिमेंबर ये है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड थिंग है, अब इस SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओलियम बन गया, ओलियम को क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4, मतलब फाइनल डाइल्यूशन। नाउ इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, जो ये सेकेंड वाला है ना, ऑप्टिमम कंडीशन जो है स्टेप नंबर 2 में, मतलब कन्वर्जन ऑफ SO3 में, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। कहाँ,
450 से 500 डिग्री सेल्सियस। क्यों? पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। एक्सोथर्मिक का मतलब मुझे टेम्परेचर कम ही करना पड़ेगा, तो वो कम कितना करती हूं मैं? 450 से 500 के बीच में। प्रेशर भी क्या है? 1 to 2 atm। लो प्रेशर है तो यील्ड को फेवर करेगा, राइट। नाउ वी हैव कैटलिस्ट। इसके बाद क्या आता है? कैटलिस्ट। क्यों लो प्रेशर लिया है? कोई बोल सकता है लिचरेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर तुमने हाई प्रेशर लिया तो रिएक्शन कहां जाती है? जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। सो अगर लो प्रेशर लोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, तो जानी चाहिए पीछे की तरफ। दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इतना रखो, प्रेशर इतना रखो। कैटलिस्ट का ध्यान रखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लैटिनम भी यूज होता था इसमें, बट प्लैटिनम क्योंकि इसकी जो इंप्योरिटीज होती है जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड, इनके साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें प्लैट के साथ क्या यूज करते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नाउ प्रॉपर्टीज देखो यार, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, चार्ज शुगर टू कार्बन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कार्बन को CO2, सल्फर को SO2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड सल्फर को किस में कन्वर्ट कर रहा था? H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 है, टिपिकल एसिडिक बिहेवियर है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा, बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, कार्बोनेट के साथ करेगा तो CO2 इवॉल्व। ड्राइंग एजेंट की बात करूं तो ड्राइज एसिडिक गैसेस जैसे कि Cl2, SO2, HCl, इनको ड्राई करता है। नोट क्या है? कैन नॉट ड्राई बेसिक गैसेस, कि अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकता। की यूजेस फर्टिलाइजर्स में यूज होगा, डाइज, एक्सप्लोसिव एंड लेड एसिड बैटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लेड एसिड बैटरीज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ यू हैव last but not the least organic chemistry. Last but not the least organic chemistry. Just wait. Okay, so this is the last one, that is organic chemistry. So organic chemistry में हमारे पास क्या है? Hydrocarbons and its derivative. Organic chemistry is all about what? Organic chemistry is all about hydrocarbons, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एडिशन, मतलब रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले, और ये बहुत हाईली वेटेड टॉपिक है तो एवरीबॉडी विल बी वेरी कंसंट्रेटेड। एल्केन्स की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा ओनली, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109.5 डिग्री, दैट इज CH4, और पैराफिन्स भी बोलते हैं, मतलब इनकी लिटिल एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। नाउ यू हैव दिस वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, रिप्लेस करेंगे ये H को विद हेलोजन इन डिफ्यूज सनलाइट और यू कैन से UV। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है? मीथेन लो, CH4Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे पास जो सब क्या आएगा? हेलोजन, वो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। बट रिमेंबर, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में अगर गलती से ब्राइट सनलाइट पड़ गई तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। नाउ कंबशन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कंप्लीट कंबशन हो गया किसका? एल्केन का, तो CO2 और H2O निकलेगा, ब्लू फ्लेम होगी, ये कंप्लीट कंबशन का एक साइन होता है। इनकम्प्लीट हो गया तो CO बनेगा, दैट इज टॉक्सिक इन नेचर, और या तो कार्बन एज अ शूट बन सकता है। आइसोमेरिज्म की अगर बात करनी है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखना है, उसमें भी सिर्फ चेन और पोजिशन आइसोमेरिज्म देखना है। क्या देखना है? चेन और पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। एल्कीन की बात करेंगे, CnH2n, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद अ डबल बॉन्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नाउ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है एल्केन से। क्यों? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो वीक होता है। ड्यू टू दिस वीक पाई बॉन्ड ये अंडरगो जाते हैं एडिशन रिएक्शन। देखो मैं बहुत जल्दी मूव कर रही हूं इन चीजों में क्योंकि ये रिवीजन है। ओके, इफ यू वांट मैं एक चीज और कर सकती हूँ, इन द नेक्स्ट मैं कोई कंप्लीट केमिस्ट्री का दोबारा से लाऊंगी एंड इन दैट मैं रिएक्शन के साथ लाऊंगी। तो एक रिएक्शन के साथ दोबारा से एक क्विक रिकैप हम आपको
दे देंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, H2 ऐड कर दो निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अब इसको क्या है एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलोजन ऐड कर दो Cl2Br2 या तो HX ऐड कर दो, दैट इज मार्कोनिकॉफ, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। टेस्ट नंबर 1 ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर नॉर्मली ऐसा येलोइश या ऑरेंजिश सा कलर होता है, तो क्या करेगा वो उसको ऑरेंज कलर को डीकलराइज कर देगा। क्यों, अगर यहाँ पे एल्कीन था पहले, दिस इज द एल्कीन, और जैसे ही मैंने यहाँ पे Br2 दिया, ब्रोमीन दिया, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। सो ये डबल बॉन्ड जो था ये टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि अब यहाँ पे पहले Br2 था तो उसकी वजह से कलर ऑरेंज था, अब ये Br2 टूट के ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ऐसे लग गया, सो फॉर्मेशन हो गया 1,2 डाइब्रोमो एल्केन का, इस वजह से इसका कलर डीकलराइज हो गया। सो दिस इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सेकेंड है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 इज पर्पल इन कलर, तो जैसे ही इसको एल्कीन में डालते हैं ये रिएक्ट करेगा और कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एल्कीन का टेस्ट करने के लिए आपके लिए पास ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है इंपॉर्टेंट। नाउ एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एडिशन रिएक्शन भी देगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड टूट सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड टूट सकते हैं। सो हम क्या होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देगा, ये रेड ब्राउन को कलरलेस में कन्वर्ट करेगा लाइक एल्कीन्स। एसिडिक नेचर की बात करें तो टर्मिनल एल्काइन होता है, मतलब टर्मिनल एल्काइन लाइक व्हाट, इथाइन, जैसे कि ये, तो इसके जो हाइड्रोजन है ना, टर्मिनल हाइड्रोजन, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। टर्मिनल मतलब एंडिंग वाला, so these are acidic in nature। so ये बेसिस के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, और ये जैसे कि फॉर्म्स रेड PPT विद अमोनिएटेड और अमोनिकल CuCl। अमोनिकल CuCl मींस बेसिक सोल्यूशन है आपके पास CuCl का, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं व्हाइट PPT विद अमोनिकल AgNO3। दिस इज हाउ दे कैन रिएक्ट। लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन सिंपल है, CaCl2 कैल्शियम कार्बाइड लिया है प्लस H2O, तो C2H2 बन गया प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, सो आपके पास जितनी भी प्रिपरेशन है सब कुछ है वो आपके पास या इधर इथेन की है, इथीन की है या इथाइन की है, इससे ज्यादा नहीं है, रिमेंबर। अब आते हैं एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल है ROH, क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर जो OH ग्रुप जो कि एल्कोहलिक ग्रुप है वो कनेक्टेड है एक ऐसे कार्बन से जो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो होगा 1 डिग्री, अगर 2 से हुआ तो 2 डिग्री, 3 से हुआ तो 3 डिग्री, सिंपल। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों, ये है OH, ये है C डबल बॉन्ड OH, राइट। Now this is C डबल बॉन्ड O, बट एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, so this is oxidation। रिएजेंट क्या होगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या तो KMnO4। कार्बोक्सिलिक एसिड COH होता है, वीक एसिड है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा, CO2 लिबरेट करेगा विद कार्बोनेट्स के साथ, क्या लिबरेट करेगा, CO2। एस्टरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन मतलब एल्कोहल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ तो हमेशा बनता है एस्टर, दैट इज अ फ्रूटी स्मेल। जैसे कि अगर मान लो एल्कोहल है ROH, राइट, एसिड है मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH, राइट, हाँ, देन वी हैव एस्टर बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड OR लाइक दिस, तो दिस इज एस्टर, और साथ में वाटर बनेगा इन व्हाट कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन मतलब इथेनॉल है आपके पास, राइट, सॉरी CH2, राइट, CH2, वेट, ओके, नाउ सी हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल ने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया 170 डिग्री सेल्सियस। अब एसिड का काम है H पॉजिटिव देना, यहां से OH निकलेगा तो H2O बाहर निकला, अब होगा क्या, इनमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है वाटर को खींचना, तो यहां से एक H चला गया, यहां से OH, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। So this is ethene plus water. These two reactions are very important. Esterification और last में है dehydration. Now
नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, मुझे पता है बहुतों को इसका इंतजार था, इसमें तो बहुत सिंपल है यार, आता है तो आता है, क्योंकि तुम्हें बस नेमिंग करना आना चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट थिंग, आईयूपैक के कोर रूल्स क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट वो कार्बन चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अब आपको नेमिंग करनी है, किस तरीके से नंबर देना है। जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर चुके हैं, नंबरिंग किस तरह आपसे करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, और दिस इज नोन एज लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब उनको लोएस्ट पोजीशन मिलेगी। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, एंड एट लास्ट सब्स्टिट्यूएंट को। फॉर्मेट क्या है, पहले प्रीफिक्स आएगा इफ एनी, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रीफिक्स में आते हैं, देन वी हैव पेरेंट रूट और यू कैन से वर्ड रूट, और लास्ट में आता है सफिक्स, लास्ट में आता है सफिक्स। एग्जाम्पल जैसे कि 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका मतलब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स क्या हो गया, मिथाइल। नाउ प्रोपेन, प्रोप क्या हो गया, वर्ड रूट, मतलब 3 कार्बन है, और एन मतलब यहाँ पे सफिक्स क्या है, एल्केन। प्रोपेनॉल में भी सेम सिनेरियो है। नाउ सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। So in your one, you just have to focus on these two, not even this one. First one is what? Chain isomerism. Different arrangement of carbon skeleton का arrangement different, जैसे कि ब्यूटेन है, तो मैंने 4 ब्यूटेन अगर नॉर्मल रख दिए, so this is n ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन. But what about this one? This is CH3, CH3, CH and CH3. So ये अब हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन. So this is known as chain isomerism. इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्केलेटन डिफरेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 का स्केलेटन है, यहाँ पे 1 2 और 3 का स्केलेटन है, और इसी को आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। तो जो आप आइसोमेरिज्म आएंगे भी ड्रॉ करने के लिए तो मैक्स टू मैक्स 6 या 5 तक आएंगे, दैट्स इट। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करूं, डिफरेंट पोजीशन है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, जैसे कि ब्यूटेन 1 ऑल वर्सेस ब्यूटेन 2 ऑल। मैं पोजीशन चेंज कर सकती हूँ किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, और यू कैन से किसकी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। अगर मैंने पोजीशन लगा दी सेकंड तो वो हो जाएगा 2, अगर पोजीशन किसकी, डबल बॉन्ड की थर्ड पे कर दी तो वो थर्ड हो जाएगा बेटा। दैट इज हाउ इन 2 को आपको पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। ओके, now we have completed the chemistry in almost 2 hours, I think so. Okay, अब हमारे पास है क्विक रिवीजन टिप्स, जो कि ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। आईएल टॉपिक्स क्या है, जो भी अभी तक डर रहा है, अभी तक जिसको भी डर है तो फोकस कर लो पहले इन टॉपिक्स पे, एटलीस्ट इनको निपटा दो। ऑर्गेनिक से पक्का है 10-12 का क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी बता सकती हूँ कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप एक ही होता है, आपको स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा नेम लिखो, अगर नेम दे दिया तो स्ट्रक्चर बनाने को भी बोल सकता है। सेकेंड थिंग, यू हैव मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ से चीजें आती हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, किसकी, कैथोड में रिएक्शन क्या हुई, एनोड में क्या रिएक्शंस हुई, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोराइजिंग चेकलिस्ट, रिव्यू पीरियोडिक ट्रेंड एक बार देख लो, आईडीआई और डीआईडी मत भूलना, टेस्ट के कलर्स देख लो, प्रेसिपिटेटर्स एंड कैटलिस्ट की कंडीशंस आईसीएसई बहुत फोकस करता है। नाउ न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी, पहले गिवन डेटा लिखो, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे यूनिट्स को। केमिकल इक्वेशंस, ऑलवेज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे, सारे सिंबल्स इंक्लूड होंगे अगर पूछे गए हैं। एटम का काउंट दोबारा चेक करोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद। नाउ टूल्स फॉर सक्सेस में सिंपल है, फ्लैश कार्ड, मतलब एक क्या कर लो, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लो कि जाते जाते बस इनको एक पेज में देख के जाऊं। एक काम करो, जो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी दिया है सॉल्ट का, उसको बस लिख लो। वहां पे मैंने मेंशन किया है कि सिर्फ अगर NaOH की बात होगी तो कौन से 2 होते हैं, जिंक +2 Pb+2। NH4OH में कॉपर और जिंक है जो अपना क्या होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, एक्सेस किसमें, NH4OH में। ये सब एक पेपर में लिख लो बेटा। नाउ फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि स्टेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेट एवोगैड्रोस लॉ, स्टेट गेल-लुसाक्स लॉ, उसके बाद एक्सप्लेन करो, कैलकुलेट करो, डोंट राइट पैराग्राफ। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है पैराग्राफ नहीं लिखोगे बेटा। टाइम मैनेजमेंट, अब ऐसा नहीं होगा कि 1 मार्क्स आता है तो उसको इलेबोरेट कर दिया, 5 मार्क्स में इतना सा लिख के आ रहे हो, नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है।
नाउ प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आएगी, न्यूमेरिकल आएगी, यूनिट लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, शार्प पेंसिल के साथ अंडरलाइन करोगे आंसर को, जो फाइनल आंसर है। दोबारा से चेक, मतलब अगर टाइम बचा है तो दोबारा क्या करो, अपनी सारी केमिकल इक्वेशंस चेक करो, बैलेंस है कि नहीं, एटॉमिक मास को वेरीफाई करो, जो दिया है न्यूमेरिकल में वो सही है या नहीं। एंड the last but not the least, I trust all of you will do very good in your exam, very good। ठीक है, मेरे को बहुत बिलीव है। और किसी को किसी भी टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो 11 मार्च को अभी हमारा पेपर है, तो अभी बहुत टाइम है। यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम डेली प्रिटी वेल। और अगर अभी भी किसी को थोड़ी कसर लग रही है तो एक और कंप्लीट केमिस्ट्री का मैं क्या लेके आऊंगी, मैराथन। उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमने रिएक्शंस आज सिर्फ क्विक रिकैप की तरह देखी हैं, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके देखेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू। और नेक्स्ट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट रिपीटेड क्वेश्चंस का। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अब बहुत कामली अपनी प्रिपरेशन और बहुत स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो बस मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊंगी, आप उस पर ध्यान दो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई ट्रस्ट इन ऑल ऑफ यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेशन, and till then you all are ready from my side. I know that you are going to crack the ICSE boards with very good marks, so you all are ready. Just believe in yourself and all the best, all the very best for your ICSE board exam on 11th of chemistry. Oh, not 11th of chemistry, on 11th of March. So then thank you so much everyone. I will meet you with a brand new topic which will help you very easily. Okay, thank you so much.